अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोग कैसे हैं? चलिए, लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात की थी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सा फॉर्म ऑफ मार्केट होता है और उस मार्केट में क्या कुछ होता है, वो सब चीजें मैंने आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में बता दिया। आज हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन पे बात करेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स जो होते हैं वो ऐसी चीजों को बेचते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं, और वो चीजें बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं। इस मार्केट में जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो पहला फीचर आएगा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स करके, ठीक है ना। यानी ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, यहां पर साइज ऑफ सेलर्स जो है या साइज ऑफ फर्म्स जो है वो काफी लार्ज होता है। अब कितना लार्ज होता है इसको हम न्यूमेरिकली नहीं कह सकते हैं कि कितने ज्यादा होते हैं। हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि अगर इसका कंपेयर किया जाए परफेक्ट कंपटीशन के साथ, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि साइज ऑफ सेलर्स इतना ज्यादा लार्ज होता है या साइज ऑफ फर्म्स इतना ज्यादा होता है कि हर एक फर्म को वहां पर एक्ट करना पड़ता है एज प्राइस टेकर। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो भी फर्म्स काम करती हैं, ठीक है ना, वो फर्म्स कुछ पावर अपने पास रिटेन करती हैं। किस चीज के खातिर या कौन सा पावर रिटेन करते हैं? एज प्राइस मेकर, ठीक है ना। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं, ठीक है ना, वो अपनी चीज का प्राइस जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस एतबार से साइज कितना लार्ज होगा ये डिपेंड करता है कि साइज ऑफ द मार्केट क्या होगा। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स का मतलब यहां पर यूं है कि कम से कम एक फर्म जो है या फर्म्स जो है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो अपनी चीज का, वो अपने प्रोडक्ट का, ठीक है ना, जो प्राइस है उसको खुद सेट कर सकती है। हां, यह भी कंसिडर में रखना होगा कि जो फर्म्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव जो होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन का हो सकता है, कई बार ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हो सकता है। तो इस एतबार से हम कह सकते हैं कि फर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या है और उस ऑब्जेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना, फर्म्स जो है कुल मिला के उनको इतनी ताकत है, उनको इतना इख्तियार है, ठीक है ना। जो भी मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं उनको इतनी ताकत है कि वो अपने अलग अलग चीज का प्राइस जो है वो डिसाइड कर सकती हैं, सेट कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स का या लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स का, ठीक है ना। तो ये पहला वाला हो गया यहां पर। फिर आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। जब हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो हमने क्या बता दिया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ मोनोपोलिस्ट्स होते हैं, ठीक है ना। और वो मोनोपोलिस्ट्स क्या करते हैं, वो बिल्कुल अलग अलग ब्रांड की चीजों को वहां पर बेचते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उनको फिर मार्केट के अंदर बेचते हैं, ठीक है ना। और ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, अगर आप देखोगे ना, परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल होमोजीनियस गुड्स होते हैं, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होमोजीनियस गुड्स नहीं होते हैं। और यहां पर जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है ये रियल भी हो सकती है और ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है ये इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम रियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये किस किस एतबार से हो सकती है? मसलन साइज के एतबार हो सकती है, ब्रांड के एतबार से हो सकती है, ठीक है ना। इसी तरीके से वारंटी के हिसाब से हो सकती है, गारंटी के हिसाब से हो सकती है, ठीक है ना। यहां पर मतलब माइनर चेंजेस इन क्वालिटी के एतबार से हो सकती है, ठीक है ना, पैकेजिंग के हिसाब से हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये वो चीजें हैं जिनके आधार पर
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में काम करने वाली लार्ज जो फर्म्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल दूसरे प्रोडक्ट से अलग थलग कर देती है, ठीक है ना। और ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पाया जाता है, इस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से ही फर्म्स जो है वो अलग अलग प्राइसेस चार्ज करते हैं अपने अपने ब्रांड्स का, ठीक है ना। और ये बात अगर इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मान के चलो कि कोई ब्रांड जो है अगर वो प्राइस इंक्रीज भी करता है, ठीक है ना, तो इंक्रीज करने के बावजूद भी वो अपने कुछ जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको रिटेन कर सकती है। कैसे कर सकती है? बिकॉज ऑफ द ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है ना। और नॉर्मली वो अगर प्राइस को डिक्रीज करती है तो जाहिर सी बात है कि डिक्रीजिंग प्राइसेस के अगेंस्ट उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हम अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि यहां पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्लोजली सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बिना पर यहां पर अलग अलग मोनोपोलिस्ट्स अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग प्राइसेस को चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है ना। और यहां पर ये जो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं वो बहुत सारा पैसा लगा देती हैं किसके ऊपर? सेल प्रमोशंस के लिए, ठीक है ना, या सेलिंग कॉस्ट जिनको हम कहते हैं, ताकि वो कंज्यूमर को अवेयर कर सके या कंज्यूमर के को ये कह सके कि उनका ब्रांड जो है वो कैसे डिफरेंट है बाकी ब्रांड से, ठीक है ना, ताकि वो गुडविल क्रिएट करे मार्केट में अपने प्रोडक्ट की। और इस तरीके से ये कहलाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इसके बाद आता है जिसको हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट्स, ठीक है ना। अब सेलिंग कॉस्ट्स का क्या मतलब हुआ? सेलिंग कॉस्ट्स का यहां पर मतलब हो गया कि मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो है वो अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए, वो अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, वो कंज्यूमर्स में अपने प्रोडक्ट्स की छाप को, ठीक है ना, डालने के लिए कि उनका प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट है दूसरे प्रोडक्ट से, तो वो वहां पर एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर देते हैं। सेल प्रमोशन कॉस्ट्स जिनको हम बोलते हैं, सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, मार्केट को कैप्चर ऐसे किया जाता है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा वो खर्च कर देते हैं, ठीक है ना। और जब पैसा खर्च कर देते हैं तो उनसे क्या होता है कि उनसे एक तो उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट वो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स वो पेश कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट के एतबार से कि हमारे प्रोडक्ट में ये है, ये है, ये चीज है फलाना में। तो इस तरीके से कंज्यूमर जो है वो इजीली मार्केट में जाकर उस चीज को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके सामने होती हैं जो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से यह बताया जाता है कि उनका प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट है बाकी प्रोडक्ट से, और इस तरीके से मार्केट में कंज्यूमर जाकर इजीली किसी भी ब्रांड को खरीद सकता है जो उसके मन को भाए, जो उसको लगे कि उसके मेंटल सेटअप के हिसाब से कि ये डिफरेंट है बाकी से या इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, ठीक है ना। जब प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कॉस्ट्स भी अलग अलग होंगे, प्राइस भी अलग अलग होगा। तो इस एतबार से वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग कॉस्ट्स। लेकिन यहां पर यह बात याद रखनी जरूर है कि सेलिंग कॉस्ट्स जो है ये एक सब्सटेंशियल पार्ट माना जाता है किस चीज का, या जो टोटल कॉस्ट्स होते हैं, ठीक है ना। जो कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका जो टोटल कॉस्ट होता है, तो उस टोटल कॉस्ट में ये सेलिंग कॉस्ट जो है एक सब्सटेंशियल पार्ट होता है उसका, तो ये कहलाता है सेलिंग कॉस्ट्स, ठीक है ना। फिर आता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फिर आता है फ्रीडम एंड एंट्री ऑफ एग्जिट। देखिए, जब हम फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट की बात करेंगे तो इसको हम दो हिस्सों में देखेंगे। एक कि एक फर्म एंटर कब होगी, दूसरा कि एक फर्म एग्जिट करेगी कब, ठीक है ना। देखिए, जब हम एंट्री की बात करते हैं, ठीक है ना, जब हम सिंपली एंट्री की बात करते हैं तो एंट्री होना तब मुमकिन है जब फर्म्स को लगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रॉफिट्स जो है, ठीक है ना, प्रॉफिट्स जो है वो अच्छे खासे बन रहे हैं, ठीक है ना, या उनको लगे कि इस वाले मार्केट में बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा रन हो रहा है, ठीक है ना।
अच्छा रन हो रहा का मतलब क्या हुआ कि सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, डिमांड जो है इस वाले मार्केट में प्रोडक्ट्स की इंक्रीज हो रही है और इस तरीके से प्रॉफिट्स बनने वहां पर काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं या प्रॉफिट्स बन रहे हैं वहां पर। तो इसलिए नई फर्म्स जो है वो इस वाले फॉर्म ऑफ मार्केट में एंटर करेंगी, ठीक है ना। और जब एंटर करेंगी तो इस तरीके से जितनी ज्यादा फर्म्स आ जाएंगी, ठीक है ना, तो मार्केट जो है वो उतना डिवाइड होता जाएगा, ठीक है ना। तो शेयर ऑफ मार्केट जो है वो डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। और एग्जिट की अगर हम बात करें, जो फर्म्स ऑलरेडी इस वाले फॉर्म ऑफ मार्केट में, ठीक है ना, एग्जिस्ट हो रही है, अगर मतलब लॉसेस हो रहे हैं, अगर इस वाले फॉर्म ऑफ मार्केट में बिजनेस जो है वो रन नहीं हो रहा है, सेल्स जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, डिमांड जो है वो उतनी ज्यादा है नहीं, ठीक है ना, और प्रॉफिट्स जो है वो उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, अब मतलब लॉस जैसी सिचुएशन है वहां पर, ठीक है ना, या प्रॉफिट्स जो है वो बहुत कम बन रहे हैं वहां पर, तो जाहिर सी बात है कि यहां से फर्म जो है वो एग्जिट करेगी, ठीक है ना। और अगर एग्जिट करेगी तो किसी और फॉर्म ऑफ मार्केट में वो चली जाएगी, ठीक है ना। तो पता चला कि एग्जिट होने से भी वो जो बाकी फर्म्स वहां पर बची रहेंगी ना, तो जब वहां पर जो प्रॉफिट्स है वो डिक्लाइन हो रहे थे, जब न्यू एंट्री ऑफ फर्म्स हो रही थी, तो यहां इसका रिवर्स हो जाएगा। जब फर्म्स एग्जिट करेंगी तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट्स जो है, डिमांड जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कहलाता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, ठीक है ना, ये कहलाता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, ठीक है ना, तो जब हम लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज की बात करते हैं, आप चाहे बायर्स को ले लीजिए या आप सेलर्स को ले लीजिए, ठीक है ना, तो इन दोनों ग्रुप्स में से किसी के पास भी परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केटिंग कंडीशंस के बारे में नहीं होता है। और यहां पर होता क्या है कि ये सेलिंग कॉस्ट्स की बदौलत जो है इस वाले फॉर्म ऑफ मार्केट में ऐसी इमेज या ऐसी सुपीरियोरिटी ऑफ द ब्रांड्स क्रिएट करके रखी हुई होती है, और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कंज्यूमर्स बिल्कुल भी मतलब डिफरेंस नहीं कर पाते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स उनके सामने अवेलेबल होते हैं, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट्स की वजह से उन्होंने अपने हर अलग अलग ब्रांड की सुपीरियरिटी को इस तरीके से छापा होता है कंज्यूमर के दिमाग पे। ऐसे में कंज्यूमर जो है वो कई बार किसी ऐसे चीज को परचेज कर लेता है जिसका काफी ज्यादा प्राइस होता है, ठीक है ना, भले ही कि उसी चीज का जो क्लोज सब्स्टिट्यूट हो वो कम कीमत पे भी अवेलेबल हो उसी मार्केट में, लेकिन इम्परफेक्ट नॉलेज की बिना पर वो हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट को ही लेकर जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट नॉलेज, ठीक है ना। तो क्योंकि वहां पर सेलिंग कॉस्ट्स की वजह से काफी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हर ब्रांड के बताए हुए होते हैं, एंड विद द रिजल्ट मैंने पहले बता दिया कि इस फॉर्म ऑफ मार्केट में जो गुड्स होते हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं। फिर आता है प्राइसिंग डिसीजन, ठीक है ना। देखिए जब हम प्राइसिंग डिसीजन की बात करते हैं, ठीक, हमने आप लोगों को पहले बता दिया परफेक्ट कंपटीशन में हर कोई फर्म जो है वो प्राइस अडेप्ट करती है, यानी एवरी फर्म हैज टू अडेप्ट द प्राइस, ठीक है ना, एंड एवरी फर्म एक्ट्स एज ए प्राइस टेकर। लेकिन जब हम मोनोपोली की बात करते हैं तो वहां पर मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस मेकर होता है, ठीक है ना। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है ये कुछ एलिमेंट्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन से बना है, और इसमें आप कुछ एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट देखोगे तो यहां पर ये जो फर्म्स होते हैं ना तो वो एक्सक्लूसिवली प्राइस टेकर होते हैं और ना तो वो एक्सक्लूसिवली प्राइस मेकर होते हैं, ठीक है ना, बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ द फर्म्स, यानी फर्म्स जो है उनका पार्शियल कंट्रोल होता है किसके? प्राइस के ऊपर। अब वो कंट्रोल, पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस जो है ना वो डिपेंड इस चीज पे करता है कि जो कोई फर्म कोई पर्टिकुलर ब्रांड प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, वो ब्रांड की वजह से वो फर्म एक्ट करती है एज मोनोपोली,
तो उस ब्रांड के साथ लोगों का अटैचमेंट क्या है, लोग उस ब्रांड को कितना पसंद करते हैं, लोग उस ब्रांड के कितने फैन हैं, लोग कितना मतलब प्रेफर करते हैं उसको, जो बाकी कंपटीटर ब्रांड्स उसके हैं उनसे कहीं ज्यादा मतलब कम करते हैं, ज्यादा करते हैं। तो ये उस चीज पे डिपेंड करता है यहां का प्राइस। लास्ट में आता है नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है ना। जब हम नॉन प्राइस कंपटीशन की बात करते हैं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक तो प्राइस कंपटीशन होता ही है, जो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया यहां पर, क्योंकि यहां पर हर कोई फर्म जो है वो पार्शियल कंट्रोल रखती है टू सेट द प्राइस ऑफ इट इज यूनिक ब्रांड, ठीक है ना। लेकिन प्राइस कंपटीशन के साथ साथ यहां पर नॉन प्राइस कंपटीशन भी पाया जाता है, ठीक है ना। अब नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन में अगर आप मार्केट में किसी पर्टिकुलर चीज को परचेज करने के लिए जाते हो तो उस पर्टिकुलर आइटम या प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो तो आपको देना ही है, ठीक है ना। लेकिन उस प्रोडक्ट के साथ वो फर्म जो है आपको कोई और चीज इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट देती है, ठीक है ना। वो जो गिफ्ट्स वगैरह यहां पर आप लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है ना, वी कॉल्ड इट एज नॉन प्राइस कंपटीशन। तो वो क्यों दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि एक गुडविल क्रिएट हो उस प्रोडक्ट की, उस फर्म की, ठीक है ना। और वैसे जो है कस्टमर को लगे कि नहीं, अगर मैं एक तरह से प्रोडक्ट का प्राइस दे रहा हूं लेकिन उसके साथ साथ कोई और चीज भी तो मिल रही है, उस और चीज को देखकर उसको लगता है कि शायद इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है मुझसे कम अब हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि वैसे सेल्स जो है प्रमोट किए जा सकते हैं, इंक्रीज किए जा सकते हैं दूसरे कंपटीटर से, ठीक है ना। टफ कंपटीशन देने के लिए ये एक्सरसाइज भी की जाती है जिसको कहा जाता है नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है ना। तो ये नॉन प्राइस कंपटीशन भी हमें देखने को मिलता है कहां पर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम फॉर एग्जांपल 8th वाला पॉइंट यहां पर लेके तो हम देखें कि ये जो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो भी मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं तो उनकी डिमांड कर्व जो होती है, ठीक है ना, उनकी जो क्या डिमांड कर्व होती है वो डिमांड कर्व क्या होती है, डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। उनकी जो डिमांड कर्व होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड्स, ठीक। अब डाउनवर्ड डिमांड कर्व का क्या मतलब हो गया, फॉल होगा उतना ही उन प्रोडक्ट्स का मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि फर्म्स को पार्शियल कंट्रोल ऑफ प्राइस होता है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्म जो है वो प्राइस थोड़ा इंक्रीज करेगी, लेकिन क्योंकि यहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो अगर प्राइस इंक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर्स जो है दे विल शिफ्ट देयर डिमांड फ्रॉम दैट ब्रांड टू एनी अदर पर्टिकुलर ब्रांड, ठीक है ना, या टू एनी अदर क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो इसलिए यहां पर इसके लिए बेहतर यह होता है कि वो प्राइस को फॉल ही करे, ठीक है ना। तो जब प्राइस फॉल होगा क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, तो इस तरीके से यहां पर जो डिमांड कर्व होती है, ठीक है ना, वो डिमांड कर्व क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हो यहां से आप क्वांटिटी डिमांड मेजर करते हो, यहां से आप सिंपली प्राइस ऑफ द गुड मेजर करते हो, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये डिमांड कर्व हो गई, ठीक है ना। तो डिमांड करो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है ना, ए फर्म इज फेसिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब अगर हम फिर यहां पर ए आर और एम आर की बात करें, ठीक है ना, तो होता क्या है कि यहां पर एम आर जो है दैट इज लेस देन ए आर, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला रेवेन्यू जो है वो उस प्रोडक्ट के प्राइस से कम होता है या एवरेज रेवेन्यू से कम होता है, तब जाके हम कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू, ठीक है ना। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलो इस तरीके से मैं दिखा दूं यहां पर, ठीक है ना, मान के चलो कि ये हमारा ए आर है, एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा एम आर कर्व होगा, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, क्योंकि
जो कर्व जिस कर्व के नीचे होगा ग्राफिक प्रेजेंटेशन में, तो निचला वाला कर्व जो है वो लेस होता है इन कंपैरिजन टू द अबव कर्व। तो यहां अबव कर्व कौन सा है, अबव लाइन कौन सी है, AR है। तो AR ग्रेटर है किससे, MR से, ठीक है ना। तो टेक्निकली आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, आप लोग जानते हो, ठीक है ना। आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ये कहलाता है AR एंड MR। दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं उन क्वेश्चंस को आंसर जरूर दिया करूंगा या जरूर दूंगा। बाकी अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे, खुश रखे।